Hey everyone, welcome to Cartography IES. I am Gaurav and I will be dealing with International Relations. International Relations यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से डील करता है और आज का हमारा टॉपिक है सार्क नेशंस। वो इसलिए रिसेंटली इंडिया ने इनिशिएटिव लेकर ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम पर सार्क की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस समिट 15 मार्च को कंप्लीट हुई, जिसको लेकर सार्क चर्चा में बना रहा। तो हम उस समिट के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम सार्क की जो बेसिक नॉलेज है उसको भी देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, कार्टोग्राफिया आईएएस आप सभी लोगों के लिए एक प्रोग्राम लेकर आया है जिसका नाम है पंचअमृत प्रोग्राम, जिसमें हम यूपीएससी में 30 क्वेश्चन की रिटर्न गारंटी एज वेल एज यूपीपीसीएस में 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी देते हैं। तो आप कार्टोग्राफी आईएएस का पंचअमृत प्रोग्राम परचेज करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सार्क। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये सार्क नेशंस के मैंने फ्लैग लगा रखे हैं। पाकिस्तान का फ्लैग आपको दिख रहा होगा, इंडिया का फ्लैग दिख रहा होगा, श्रीलंका का फ्लैग दिख रहा होगा, बट एक फ्लैग है जो आपको अलग से दिख रहा होगा। ये मैंने जानबूझ के अलग रखा है क्योंकि जो सार्क नेशन है, तो सार्क नेशन में जो इनिशियल नेशंस थे वो यही सारे नेशंस थे। तो 7 नेशन जो थे ये इनिशियल नेशंस थे और बाद में इन 2007 हमने अफगानिस्तान को सार्क का मेंबर बनाया। तो एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि इनिशियली अफगानिस्तान सार्क का पार्ट नहीं था। इन 2007 अफगानिस्तान सार्क का पार्ट बना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सार्क। सार्क के साथ साथ आपको बिम्स्टेक और पीएम मोदी की जो फर्स्ट विजिट थी उसको भी यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। यूपीएससी इज ऑल अबाउट कनेक्शन। अगर आप वो चीजें कनेक्शन कर पाते हैं तो आप सार्क के साथ साथ बिम्स्टेक को भी कवर कर पाएंगे और उसके साथ साथ पीएम की फर्स्ट विजिट। तो हम तीनों चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे और सार्क के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये अपना देश इंडिया। ओके, इंडिया के बाद ये आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा ऊपर, उसके ऊपर जाओगे तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद सीधे नीचे आओगे इधर तो आपको मालदीव्स दिख रहा होगा, मालदीव्स के राइट में आपको श्रीलंका दिखेगा। आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश दिखेगा। ये जो बांग्लादेश है ये बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, ये नीचे पूरा बे ऑफ बंगाल है। इसके ऊपर आप जाओगे तो आपको नेपाल दिखेगा जो सबसे ज्यादा यूपी से अपनी सीमा साझा करता है। ओके, इसके बाद आप देखोगे इधर आपको भूटान दिखेगा और नेपाल और भूटान के बीच में आपको यहाँ पे सिक्किम दिखेगा। ओके, सो बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की एक पॉलिसी है, इसका नाम है फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी। ओके, फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी। अपने पड़ोसियों से हमें अच्छे संबंध बना के रखने हैं। ओके, ये पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी थी जब हम आजाद हुए थे उसके बाद ही। तो हम देखते हैं कि इस पॉलिसी को लेकर हम सार्क और बिम्स्टेक और पीएम मोदी की फर्स्ट विजिट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम 2014 की। 2014 में एनडीए सरकार पहली बार मेजॉरिटी में आई और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी साहब। ओके, तो कोई भी अपने देश का जब प्रधानमंत्री बनता है तो उसको एक ओथ लेने पड़ती है, शपथ ग्रहण समारोह होता है और ये शपथ ग्रहण समारोह होता है प्रेसिडेंट हाउस में। ओके, और प्रेसिडेंट हाउस अभी कहां पर है तो ये दिल्ली में है। ओके, दिल्ली में। सो जब ओथ सेरेमनी चल रही थी तो उस टाइम पर हमने सार्क नेशंस को इनवाइट किया। ओथ सेरेमनी के टाइम पे देखो हमारी जो फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी है, इसको फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी को आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इस चीज को। तो आप इंप्लीमेंटेशन इसका तब होगा जब अपने आसपास के जो नेबर्स हैं उनको ओथ सेरेमनी के टाइम पे आप बुलाएंगे। जब लीडर चेंज होता है तो आप पाकिस्तान के लीडर, मालदीव्स के लीडर, श्रीलंका के लीडर, बांग्लादेश के लीडर, इन सबसे दोबारा से मिलते हैं और अपने रिश्ते मजबूत करते हैं। यही रीजन है कि इंडिया ने 2014 में जब पीएम ओथ सेरेमनी में गए तो उन्होंने सार्क नेशंस को इनवाइट किया। तो सार्क नेशंस को जब इनवाइट किया तो उसमें बाय डिफॉल्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ये सारे इनवाइट हो गए। ओके, हमें अलग से इनविटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी कि पाकिस्तान को अलग से दें, मालदीव्स को अलग से दें या श्रीलंका को। तो हमने सार्क नेशंस को बुला दिया। अब देखो इसके बाद क्या होता है, 2014 और 19 में चीजें कितनी बदल जाती हैं। उसके बाद आप देखोगे 2016 में उरी में अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ। तो इस टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया 2016 में। ओके, उसके बाद आप देखोगे 2019 में फिर पुलवामा में अटैक हुआ 14 फरवरी को, उसके हमने अगेंस्ट में एयर स्ट्राइक करी 2019 में। ओके, फरवरी में। तो अब इन दोनों चीजों से हमारा पाकिस्तान के साथ क्या हो गया, संबंध और ज्यादा बिगड़ गए। तो जब पाकिस्तान के साथ संबंध बिगड़ गए तो हमें पाकिस्तान से रिश्ते धीरे धीरे तोड़ने पड़ गए। ओके, तो आप देखोगे 2019 में इसी के साथ साथ क्या था, इलेक्शन भी था। ओके,
और इलेक्शन हुआ, उसके बाद इलेक्शन में दोबारा से एनडीए सरकार आई, ये देखिए बीजेपी सरकार आई और दोबारा से फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब जैसे ये प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा से ओथ सेरेमनी होगी, लेकिन इस ओथ सेरेमनी में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है? इस ओथ सेरेमनी में हमने किन नेशंस को बुलाया है? तो इस ओथ सेरेमनी में हमने बिम्स्टेक नेशंस को बुलाया है। अब देखो क्यों, पाकिस्तान से हमारे जब रिलेशन अच्छे नहीं रहे तो अगर हम सार्क को इनवाइट करते तो बाय डिफॉल्ट उसमें पाकिस्तान भी इनवाइट हो जाता। दैट्स द रीजन कि हमने सार्क को इनवाइट ना करके बिम्स्टेक नेशंस को इनवाइट किया। लेकिन अब हुआ क्या, सार्क को इनवाइट ना करके हमने अगर बिम्स्टेक को इनवाइट किया तो उस चक्कर में पाकिस्तान के साथ साथ हमारे दो देश और छूट गए, एक अफगानिस्तान और एक मालदीव। तो मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूं ऐसी, और यहां पे मैं दो देश और लिख देता हूं। एक देश है म्यांमार, और म्यांमार के नीचे आप एक और देश देखोगे, इसका नाम है थाईलैंड। ओके, तो ये म्यांमार और थाईलैंड अगर मैं यहां जोड़ देता हूं तो आप देखोगे ये जो लाइन के इधर जितने भी देश हैं ये सारे देश बिम्स्टेक हैं, और ये दो देश अगर हटा दोगे तो इधर जितने भी देश बच गए ये कौन से बच गए? सार्क नेशंस बच गए। ओके, सो अब हुआ क्या कि पाकिस्तान से हमारे रिलेशंस बिगड़ गए, तो हमने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया, तो हमने बिम्स्टेक को इनवाइट किया। इस चक्कर में अफगानिस्तान और मालदीव ये दोनों हमसे छूट गए। अब अफगानिस्तान हमारा क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ओके, स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे? अफगानिस्तान में हम पार्लियामेंट जो है उसका डेवलपमेंट का काम हमने ही किया है। उसके साथ साथ आप देखोगे कि अफगानिस्तान में हमने व्हीट एंड राइस का यहाँ से एक टैंक भेजा हुआ था जो चाबार होते हुए ईरान होते हुए पहुंचा था। तो अफगानिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो अब सिर्फ एक देश है जो हमसे छूट गया, वो है मालदीव्स। और हमारी पॉलिसी क्या है? फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी। तो हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो सबसे पहले किस देश में जाएगा? वो जाएगा मालदीव्स। तो यहां से हमने तीन चीजें कवर करी कि प्रधानमंत्री मोदी की पहली विजिट कहां हुई? मालदीव्स में। ओके, 2014 में किन नेशंस को हमने बुलाया था? सार्क नेशंस को। और 2019 में हमने किन नेशंस को बुलाया? बिम्स्टेक को। ओके, सार्क में कौन कौन से मेंबर हैं? बहुत इजी है याद रखना। इधर से शुरू करते हैं हम, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो ये 8 देश हो गए सार्क के। अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो ये 3 देश यहां से हम हटा देंगे, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो बिम्स्टेक में कितने नेशंस हो गए? बिम्स्टेक में 7 नेशंस हैं, और सार्क में कितने नेशंस हैं? तो 8 नेशंस हैं। आई होप कि यहां से आपको ये चीजें कवर हुई होगी। इसके साथ साथ आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या इंडिया सार्क के ऑल्टरनेट के तौर पर बिम्स्टेक को देख रहा है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो सार्क का नाम सार्क कैसे पड़ा? ये अर्थ है, और अर्थ पे आप देखोगे यहाँ पे 0 डिग्री, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ओके, ऊपर आप जाओगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है। नीचे आप 23 1/2 जाओगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, मकर रेखा है। और ये आप देखोगे, आप सबको पता है कि कर्क रेखा पर इंडिया सिचुएटेड है, इंडिया स्थित है। तो इंडिया के इधर आप पूरा ये जब देखोगे, ये जो पूरा एरिया है, ओके, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? अर्थ का एशिया। ओके, तो ये एशिया का ये ईस्ट हो गया, एशिया का ये वेस्ट हो गया, एशिया का ये नॉर्थ हो गया, और एशिया का ये साउथ हो गया। तो इंडिया एशिया के कहाँ पड़ता है? साउथ में पड़ता है। तो साउथ एशियन है ना, तो यहीं से डिराइव होता है ये वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये सार्क यहां से निकल के आया। ओके, तो हम जानते हैं सार्क के बारे में। अब देखो सार्क जब से हम आजाद हुए तब से हमने सार्क को लेके काम करना स्टार्ट कर दिया था। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी थी कि 1950 से हम सार्क को लेकर काम कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे हुआ का 1971 में बांग्लादेश वाली हमको वॉर लड़नी पड़ी, ओके, पाकिस्तान के साथ। अब इस वॉर में क्या हुआ, यूएस ने पाकिस्तान का साथ दिया, और इवन यूएस ने अपना एक टास्क फोर्स होता है इनका नेवी का, उसको भेज दिया बे ऑफ बंगाल में इंडिया पे अटैक करने के लिए। हालांकि ये वॉर हम जीत गए, लेकिन उसके बाद इंडिया को ये कंसर्न हुआ कि यूएस एक न्यूक्लियर पावर है, और हमारे अगेंस्ट जिस हिसाब से यूएस आया तो हमें कहीं ना कहीं अपनी पावर, अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स द रीजन आप देखोगे कि 3 साल के बाद 1974 में हमने मई 18 को क्या किया? परमाणु परीक्षण, एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया, और इसका नाम रखा हमने स्माइलिंग बुद्धा। इस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। ओके, तो
तो अब इसके बाद क्या हुआ, जब हमने परमाणु परीक्षण किया तो बाकी की जो कंट्रीज थी वो बहुत स्केयर्ड हो गई। उनने कहा नहीं, ऐसे तो परमाणु परीक्षण धीरे धीरे करके सारे देश परमाणु हथियार बना लेंगे और फिर देश पूरे अर्थ के लिए ये खतरे की बात हो जाएगी। तो आप देखोगे कि एक साल के अंदर ही 1975 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है ना, इसकी स्थापना होती है। और जैसे ये बनता है तो इसको लेकर इंडिया को फिर बहुत डर लगने लगता है कि कहीं इंडिया को आइसोलेट ना कर दिया जाए। और उसके साथ ही आप देखोगे कि 4 साल के बाद 1979 में रशिया इन्वेंशन करता है अफगानिस्तान में। तो आप देखोगे कि अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो इंडिया से भी लगती है। तो अगर रशिया यहाँ पे इंटरवेंशन करता है तो यहाँ की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस खराब होंगी। इसके साथ साथ इंडिया को सिक्योरिटी का कंसर्न है। तो अब इंडिया और आसपास के जो देश हैं इनको लगेगा कि हमें एक जियोपॉलिटिकल ग्रुप की जरूरत है। और यहीं से पहले से भी जो सार्क की बातें चली आ रही थी वो बातें यहाँ पे पेसफुली आगे बढ़ेंगी और बहुत जल्दी सार्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे 80s के टाइम पर बांग्लादेश में हमने कई सारे विजिट्स करी, कई सारे बार चर्चा हुई इस पे लेकर, और 1985 में जाके फाइनली सार्क बन गया। ओके, तो हम देखते हैं इसमें सार्क है क्या। तो सार्क क्या है, तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये हमने देखा था कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क इज अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, सो ये जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट है, कहां का, साउथ एशिया का। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम फैक्चुअल डेटा याद रखेंगे कि इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कहां हुई थी, मैंने बताया था कि बांग्लादेश में जाके हमने सारी चीजें करी थी, तो ढाका में हुई थी। इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहां पर है, तो काठमांडू नेपाल में। मेंबर्स की बात हम करें तो बहुत इजीली हमने अभी याद किया था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स इधर से आपको देखने को मिलेगा। देन इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो 8 मेंबर्स हैं। और जो देश होस्ट करता है सार्क की अगली विजिट, उसी देश का सेक्रेटरीट जनरल भी होता है। तो अभी श्रीलंका होस्ट करने जा रहा है, और श्रीलंका जब होस्ट करेगा तो श्रीलंका के ही इसाला रावन वीराकून ये जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, अभी ये मार्च में ही अपॉइंट हुए हैं। तो जनरल सेक्रेटरीट कौन है, तो इसाला रोहन। ओके, इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं सार्क के साथ। अब देखो ऑब्जर्वर स्टेट्स क्या होते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि सार्क में क्या इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं ये लोग, पॉवर्टी को कैसे कम करने की बात कर रहे हैं, या ये क्या इनोवेशंस कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीजें कर रहा है, जहां से ये ऑब्जर्व करके वो सारी चीजें अपने देश में क्या कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें उन सब चीजों का। ओके, तो 9 जो स्टेट्स हैं, 9 कंट्रीज हैं, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब देखो इनको याद करना बहुत ही आसान है, मैंने एक सीक्वेंस में इनको लिख रखा है। आप ईस्ट से चलना स्टार्ट करें, ये आपको यहाँ पे दिखेगा ऑस्ट्रेलिया, फिर आपको दिखेगा चाइना, फिर आपको दिखेगा कोरिया, और फिर आपको दिखेगा जापान। तो ईस्ट में 4 कंट्री हो गई, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया एंड जापान। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे निकल के आओगे तो यहाँ पे इंडिया के पास में आपको दिखेगा म्यांमार। ओके, तो 5वीं कंट्री हो गई म्यांमार। उसके आगे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ईरान, पाकिस्तान के बगल में। 6वीं कंट्री हो गई ईरान। ईरान के बाद आप आगे जाओगे तो अफ्रीका में आपको दिखेगा मॉरिशस। ओके, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां से हमने मॉरिशस को ले लिया, इनको ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया है। इसके बाद यूरोप में सारे जो देश हैं इनका एक संगठन है जिसको हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, तो यूरोप से हमने यूरोपियन यूनियन को उठा लिया। और उसके बाद आप देखोगे वेस्ट में हमने यूएसए को ले लिया। तो ये 9 कंट्रीज हैं जो हमारी क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो बहुत इजीली है याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान, म्यांमार, ईरान, मॉरिशस, यूरोपियन यूनियन और यूएसए। ओके, अब बात करते हैं कि सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू प्रमोट वेलफेयर। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर किन लोगों का, तो यहाँ का जो लोग हैं, जो साउथ एशिया में जो लोग रह रहे हैं, तो उनका वेलफेयर हो सके। क्यों हो सके, क्योंकि साउथ एशिया के आसपास जो लोग हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारी चीजें, तो स्टेट को यहाँ पे वेलफेयर का काम करना होता है। तो हम मिलके आपस में वेलफेयर को प्रमोट करेंगे या बढ़ाएंगे। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनको पॉवर्टी से ऊपर निकालना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना, ये सारी चीजें। इसके साथ आप देखेंगे टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको कैसे आप एक्सेलरेट कर सकते हैं,
तो इस वजह से आपको दिखेगा यहाँ पे एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन इसी के अंदर बना रखा है, इसका नाम है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जब आप देश सारे मिलकर फ्री ट्रेड करेंगे, जैसे आप बांग्लादेश से कुछ चीज मंगा रहे हो या इंडिया से बांग्लादेश कोई चीज जा रही है, तो उन पे टैक्स नहीं लग रहा, उन पे ड्यूटी नहीं लग रही। जब उन वस्तुओं पे टैक्स नहीं लगेगा तो वो जो वस्तुएं वो इंडिया में क्या होंगी, सस्ती होंगी। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के देशों के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ हमें सोशल प्रोग्रेस करना है। ठीक है, एक दूसरे के कल्चर को समझना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं सार्क के। इसके बाद टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ लिव डिग्निटी। ठीक है, जो भी लोग हैं साउथ एशिया के लोग हैं वो अपनी डिग्निटी के साथ जिए, ऐसा नहीं कि किसी के प्रेशर में आके वो जी रहे हैं या किसी स्टेट के प्रेशर में आके वो रह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस की बात यहां पे करी गई है कि हम सेल्फ रिलायंस तो लेके आए, आत्मनिर्भर तो बने, लेकिन कलेक्टिवली बने, कोई एक देश नहीं। जैसे आसपास के जो 8 कंट्री हैं उनमें भी सेल्फ रिलायंस आए, लेकिन वो कलेक्टिवली आए। ओके, इसके साथ टू कंट्रीब्यूट द म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में हम सारे देशों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो। जब म्यूचुअल ट्रस्ट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, सोशल प्रोग्रेस होगी, कल्चरल डेवलपमेंट होगा। ओके, एंड टू प्रमोट active collaboration and mutual assistance in this economic, social and cultural, technical and scientific field। ओके, तो ये फर्दर वही बात है कि आप जब म्यूचुअली ट्रस्टेड होगे तो ये सारी चीजें सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक फील्ड, इन सब में क्या होगा, कोलेबोरेशन होगा। जैसे इंडिया टेक्निकल पार्ट में अच्छी है तो टेक्निकल असिस्टेंट बांग्लादेश को प्रोवाइड करा सकती है, उसके साथ साथ नेपाल को, भूटान को, इनको प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है, तो स्ट्रेंथन ऑपरेशन विथ अदर डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, तो जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ कॉपरेशन करना, ये सारी चीजें इसी ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी। टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन अमॉन्ग देमसेल्फ इन इंटरनेशनल फोरम्स ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट हैं वो सारे मैटर हमें इंटरनेशनल फोरम्स में उठाना चाहिए। कॉमन इंटरेस्ट कैसे, कि भाई साउथ एशिया, जो साउथ एशियन नेशन है इनमें पॉवर्टी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट, हर देश अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है। ठीक है, इसके साथ हेल्थ को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इन नेशंस में। तो ये हमारे कॉमन इंटरेस्ट होंगे जो हम इंटरनेशनल फोरम्स में इन सब चीजों पे आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस विद सिमिलर एम एंड पर्पज। तो जो भी इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनके साथ हमें कोऑपरेट करना है सिमिलर एम्स एंड पर्पस के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी चीज में अच्छा कर रहा है, इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहा है, तो उनको हमें क्या करना है, ग्रैब करना है और वो आइडियाज अपने सार्क के साथ भी लेके चलना है। ओके, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हुए। इसके बाद हम समिट्स की बात करेंगे। तो समिट्स आर यूजुअली हेल्ड इन बायएनुअली। ठीक है, तो बायएनुअली का मतलब है कि यूजुअली 2 साल में ये समिट होती है। ओके, और होस्टेड बाय अ मेंबर स्टेट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये होस्ट की जाती है। द मेंबर स्टेट होस्टिंग द समिट अज्यूम द चेयर ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि जो नेशन ये समिट को होस्ट करता है तो उसका जो चेयर होता है एसोसिएशन, जो उसका सेक्रेटरीट होता है वो उसी नेशन का होता है। ठीक है, द मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट इज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अंडर सार्क। ठीक है, तो जब ये इसका मतलब ये कि कोई भी मीटिंग हो रही है सार्क की अगर, ठीक है, तो उस मीटिंग में जो हेड ऑफ स्टेट्स जाएंगे, ठीक है, हेड्स ऑफ स्टेट जो जाएंगे जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स, तो ये लोग जो भी डिसीजन लेंगे वो हायर अथॉरिटी होगा। ओके, अब इसके बाद हम स्टैटिक कुछ बातें देखते हैं कि पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश में हुई थी 1985 में। और रिसेंटली आपको देखने का मिलेगा जो 19th मीटिंग 2016 में होनी थी पाकिस्तान में, ये कैंसिल हो गई थी ड्यू टू उरी अटैक। ओके, उरी अटैक के बाद हम सार्क पीछे चला गया और पिछले 4 सालों में सार्क में कोई ऐसा काम नहीं हुआ, जिसको लेके काफी आवाजें उठी कि सार्क की जो एग्जिस्टेंस है वो कम हो रही है, क्या भारत बिम्स्टेक को सार्क का ऑल्टरनेटिव देखने लग गया, ये सब चीजें थी। लेकिन अभी कोविड पैंडेमिक के टाइम पे इंडिया ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और सार्क की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस समिट करवाई। ओके, आगे देखते हैं सार्क में और क्या चीजें हैं। सार्क का एक सार्क लॉ कॉन्फ्रेंस भी है। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है फॉर लीगल प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, लीगल प्रोफेशनल्स मतलब जो
साउथ एशियन नेशंस हैं, इनके जो प्रोफेशनल्स हैं वो एक जगह बैठेंगे और वो इश्यूज देखेंगे कि क्या इशू है साउथ एशियन नेशंस के, जैसे जस्टिस को लेके इशू है या लीगल रिफॉर्म्स को लेके इशू है, गुड गवर्नेंस को लेके इशू है, ये सारे इश्यूज कौन देखेगा? तो लॉ के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अलग से लॉ कॉन्फ्रेंस बनाई गई है। ठीक है, 1991 में ये बनी थी श्रीलंका में, और रिसेंटली इसका 14th कॉन्फ्रेंस भी हुआ था 2017 में श्रीलंका में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद सार्क का एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यूज में रहा है, और ये कहां पर है तो आपको याद रखना होगा गुजरात में, और गुजरात में भी गांधीनगर में। ओके, गांधीनगर, और 2016 में ये बना था। इसके साथ एक चीज और याद रखोगे, अभी रिसेंटली सार्क का जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है, इन्होंने वेबसाइट बनाई है। ओके, किस चीज की? कोविड की, कोविड-19 को लेके वेबसाइट बनाई है, ताकि जो साउथ एशियन नेशंस हैं उनकी अलग से पहचान करी जाए कि कोविड के कितने केस बढ़ रहे हैं या फिर हम उन पे क्या क्या चीजें कर रहे हैं। इसके साथ आप देखोगे फर्स्ट सार्क एग्री कोऑपरेटिव बिजनेस फोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि जो साउथ एशियन नेशंस हैं इन सब में एग्रीकल्चर बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को लेके उनमें क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए जा सकते हैं, या बिजनेस को एग्रीकल्चर से कैसे जोड़ा जा सकता है। जैसे अभी एग्रीकल्चर में क्या है कि एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं है, एक किसान जितना उगाता है प्रोडक्ट, उसके बाद जब वो मार्केट तक जाता है तो मीडिएटर बीच में आ जाते हैं, तो वो प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो इस फोरम का पर्पस यही था कि कैसे इस बिजनेस को आगे लेके जाएं, एग्रीकल्चर को जो मीडिएटर है उनको कम करें, सीधे किसानों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिससे वो अपनी जो भी गुड्स है उनको महंगा बेच सकें। ठीक है, और ये कहां पे हुआ था 2018 में? तो ये काठमांडू में हुआ था, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग फैमिली फार्मर। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। ये इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ एशियन फार्मर एसोसिएशन ने भी इसमें सहयोग किया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रिसेंट इन सार्क। अभी रिसेंट में सार्क में क्या हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से मे भी आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि जब 2016 के बाद सार्क में कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा था, उसके बाद 26 नवंबर 2019 को सार्क की एक काउंसिल मिनिस्टर मीटिंग हुई। ओके, और ये कहाँ हुई? तो न्यूयॉर्क यूएसए में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लेटेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत ये पहली मीटिंग हमने 15 मार्च को क्या करी? ऑर्गेनाइज करी, और इसमें हमने एक प्रपोजल दिया कि हम कोविड-19 इमरजेंसी फंड बना रहे हैं। ओके, तो इस प्रपोजल में सबने अपनी अपनी सहमति दी, लेकिन बस वही पाकिस्तान ने इस टाइम पर भी कश्मीर इशू को लेके बातें रखी, और ये उनका हमेशा सही है। और कोविड-19 जो इमरजेंसी फंड है, इसमें इंडिया ने, ये याद रखना होगा, इनिशियली $1 मिलियन इतना पैसा दिया था, लेकिन इसको फर्दर और बढ़ा दिया गया है, ये 1 मिलियन से 10 मिलियन हो गया है, और आगे भी ये फर्दर बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ इस मीटिंग में आपको देखने का मिलेगा जो सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है, इन्होंने वेबसाइट लॉन्च करी थी, अभी हमने बताया था। इसके साथ साथ इंडिया सेंड हाइड्रोक्लोरोक्विन। ओके, ये जो दवाई है बहुत फेमस दवाई रही थी, काफी चर्चे में रही थी जब यूएस ने इसकी डिमांड करी थी, और हमने पहले बैन कर दिया था। तो ये जो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मेडिसिन है, और सर्जिकल जो ग्लव्स हैं, ये हमने बांग्लादेश में भेजे थे। 1 लाख हमने ये हाइड्रोक्लोरोक्विन और 50,000 सर्जिकल ग्लव्स भेजे हैं। इसके साथ साथ मालदीव्स को हमने मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया है, क्योंकि सार्क का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही तो है कि आपको रीजनली क्या करना है, एक दूसरे देशों के साथ सहयोग बढ़ाना है। तो इंडिया मेडिकल में बाकी देशों से अच्छा कर रहा है, तो हमने ये इनिशिएटिव्स लिए। हमारे पास जो मेडिकल इक्विपमेंट है या हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो आसपास के जो सार्क नेशंस हैं उनमें गए, और ये सारे बड़े लेवल पे हमने काम किए हैं। ठीक है, इसके साथ अगर हम देखें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फॉर सार्क हेल्थ प्रोफेशनल्स। अब देखो इंडिया में एम्स है, एम्स के अलावा जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें, इंडिया उसमें थोड़ा सा आगे है, लीड करता है। तो एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं बांग्लादेश में,
मालदीव्स में, नेपाल में, भूटान में कि कोविड से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे बचाया जाए, या फिर इसका उपचार कैसे किया जाए। ठीक है, इसके बाद आपको देखने का मिलेगा ये जो प्रोग्राम है ये किसके अंडर चलाया जा रहा है, तो द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम इसके अंडर चलाया जा रहा है, ITCEC के अंडर। ये 1963 में बना हुआ था और ये इन्हीं कामों के लिए काम करता है, ITEC। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया एंड मालदीव साइन एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इन माले। ओके, तो अगेन मैंने बोला ही था कि मालदीव्स के लिए हमने इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए माले में एक एग्रीमेंट किया है जो इनका कैपिटल है। ये अभी रिसेंटली हुआ है 22 जुलाई 2020 को। ठीक है, इसके साथ आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पूरा मेडिकल सर्विस, जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस होगा, इसको फाइनेंस पूरा इंडिया कर रहा है। इसमें इंडिया ने अंडर ग्रांट असिस्टेंट ऑफ 20 मिलियन $US फॉर नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया ने 20 मिलियन $US का इनिशिएटिव लिया है, नेबरिंग कंट्रीज में वो लगाएगा, जिसमें से इसी पैसे का यूज करके मालदीव में ये इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज बनने जा रही है। ओके, इसके साथ आपको देखने को मिलेगा ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये हमने चलाया है। जो भी हमारे पर्सन्स है, जो भी वहाँ हमारे सिटीजन्स हैं जो मालदीव्स में हैं, उनको इंडिया लाया जा रहा है ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ सार्क। ओके, स्टे ट्यून्ड विथ अस, थैंक यू।